गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम प्रश्न नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया प्रश्न नंबर 3 में दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए, ठीक है। देखिए एक ही आधार BC पर ABC और DBC, इसी आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी AR का मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है, ABC और बटे क्षेत्रफल DBC बराबर AO बटे DO है, ठीक है। तो अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखिए दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC बने हुए हैं, ठीक है। और क्या है, जो AD भुजा है और BC भुजा है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इसे लिख देंगे AD व BC भुजा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें जब इनका क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, किनका, ABC तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो चलिए आधार तो हम इसे मान लेंगे BC को, लेकिन ऊंचाई हमें नहीं पता, ऊंचाई हम इसे नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करनी होगी, रचना करनी होगी। रचना क्या करेंगे, यहां से A से एक लंब डालेंगे, ठीक है, A से एक क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो उसे हम क्या मानेंगे, ऊंचाई, क्योंकि ये लंब तो है नहीं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं M, और यहां से भी हम एक लंब डालेंगे, यहां से इसके शीर्ष से, ठीक है, ऐसे। इसे हम मान देंगे N, और जब लंब पड़ता है तो ये 19 डिग्री बन जाता है, ये भी 19 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब लिखेंगे रचना में। रचना में क्या लिखेंगे, AM BC पर लंब डाला, ठीक है, AM भुजा BC पर व DN भुजा BC पर, ठीक है, किस पर, BC पर लंब डाला, ठीक है। ये रचना हो गई। अब उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि जिन त्रिभुजों के बारे में कहा है उन त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, किसकी बात हो रही, ABC। तो त्रिभुज ABC यहाँ पर हम लिख देते हैं हल, ठीक है। अब हल कर रहे हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2। एक बार देखिए हम आपको फार्मूला लिखे दे रहे हैं, ठीक है, 1/2 आधार क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है।
तो इसी आधार पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार हम क्या मान लेंगे, आधार हम बी सी मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि आधार बी सी और ऊंचाई हो जाएगी एम। इसे हम मान देंगे समीकरण 1। अब अगले त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं, त्रिभुज डीबीसी, ठीक, डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार हमारा यही रहेगा बीसी, क्योंकि लंब हम इसी पर डाले हैं, ठीक है। तो बीसी गुणे ऊंचाई हो जाएगी dn, क्या हो जाएगी dn, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, तो इसका हम अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात लिखने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, या हम ले सकते हैं शॉर्टकट में, उसमें लिखा हुआ ए आर, एरिया, त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर एरिया त्रिभुज डी बी सी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/2 बी सी गुणे एम बटे 1/2 बी सी गुणे डी एन। तो 1/2 से 1/2, BC से BC कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से आ जाएगा AM बटे DN, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 3, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें AM बटे DN लाना है, क्या AM बटे DN लाना है, तो इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध होना चाहिए। ये जो छोटे बड़े त्रिभुज हैं इन्हें हमें समरूप सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो तभी तो अगर इनको हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो AM और AO और DO, देखिए AO और DO सिद्ध हो पाएगा, ठीक है, और इसका भी मान निकल पाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AMO और DNO में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में, इन्हें हमें समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पर एक चीज तो पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये समकोण है, ठीक है। तो लिखें कोण M बराबर कोण N कितना है 19 डिग्री, और ये क्या है रचना से, ठीक है, लिखेंगे रचना से, रचना की है तब ये बराबर आए हैं, ठीक है। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, ये दोनों क्या बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इनका हम नाम लिख देंगे कोण AOM, कोण AOM बराबर हो जाएगा कोण कौन सा DNO, ठीक है, कोण DNO। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज को कैसे सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, ये समरूप है। उसके लिए देखिए यहाँ पर दोनों कोण बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक, शायद आपको नीचे न दिखाई दे। तो लिखेंगे कोण समरूपता, कोण समरूप कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक, समरूपता कसौटी
से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AMO समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा त्रिभुज DNO के। ठीक है। और जैसे ही ये समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे, किस भुजा को हम लिखेंगे? AM बटे DN बराबर, इस भुजा को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AO बटे DO। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 4 में देखिए, क्या AM बटे DN की जगह पर AO बटे DO लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से AM बटे DN का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। कहाँ पर? इस जगह पर। तो देखिए इधर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पर C लिख दिला, ABC ट्रायंगल, और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर, देखिए कितना है? AM बटे DN। तो AM बटे DN की जगह पर हम क्या लिखेंगे? AO बटे DO। देखिए क्या यही हमें सिद्ध करना था? देखिए यहाँ पर इस जगह पर दोनों वही आ रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और हमें पता है कि आप लोग एक बार अगर सॉल्व करते हैं तो एक बार में आप लोग नहीं बना सकते। ठीक है। और इसे बनाने के लिए इन क्वेश्चनों को आपको एक बार हमारे साथ और 1-2 बार आपको रिवीजन स्वयं करना होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। ठीक है। सर्वांगसम होना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके कोण बराबर होने के साथ साथ उनकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या है आप ये समझिए। ठीक है। समरूप में क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप लोग अंतर समझ सकें। ठीक है। समरूप और सर्वांगसम आप कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे, सर्वांगसम और समरूप। ठीक है। कक्षा 9 में आप सर्वांगसम पढ़े हैं और कक्षा 10 में आप समरूप पढ़ रहे हैं। ठीक है। समरूप का मतलब होता है कि उसके कोण बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण बराबर हो और भुजाएं अनुपात में हो। क्या हो? भुजाएं जो हैं वो समानुपात हों, समानुपाती हों। लेकिन सर्वांगसम में ऐसा नहीं है। सर्वांगसम में ये बात है कि कोण बराबर हो। क्या हो? संगत कोण जो हैं वो तो बराबर हों, लेकिन जो भुजाएं हैं वो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या? भुजा बराबर। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। तो इसमें देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्या दिया गया है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक है। तो पहली बात इसमें दे दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। ठीक है। लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है। तब हम ये कह सकते हैं, तब कोण A जो बराबर होगा कोण P के। ठीक है।
क्योंकि समरूप होने पर यही होता है कि उसके कोण आपस में सारे के सारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। ठीक है, इसे हम नाम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एक बात और कही है, क्या कही है कि उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल तो आपस में बराबर है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये क्या है, समरूप हैं, तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होगी। भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो चलिए हम लिख देते हैं, लिखेंगे तथा ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी के बटे में भुजा आ जाएगी पी क्यू, क्योंकि संगत भुजा समानुपाती होती हैं। ठीक है, और बी सी क्या है, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, इसका नाम हम समीकरण 4 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और कही है कि उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 5। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये बात कही है कि वो समरूप है, क्या है, दोनों त्रिभुज, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अच्छा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिख देना है, हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, कहा गया है कि वे सर्वांगसम होते हैं। कौन, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में अगर समरूप हैं तो सर्वांगसम होते हैं। कहने का मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए सर्वांगसम होने पर इनके जो कोण होते हैं वो तो बराबर हैं। कोण की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि कोण तो सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं। हमें भुजाएं भी बराबर करनी है, जो अनुपात में ना होकर भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए जब भुजाएं बराबर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ए सी बराबर होना चाहिए पी आर, और बी सी बराबर होना चाहिए क्यू आर के, ये होना चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे हम हल, अब हल करेंगे। हल लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाएं लिख लेंगे। संगत भुजा हो जाएगी ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर, और क्या हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के वर्गों को अगर हम उनका क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, चारों के चारों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। शायद आपको नीचे दिखाई न दे, हो सकता है दिखाई भी दे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण कहाँ से,
समीकरण 5 से, समीकरण 5 से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम त्रिभुज ABC की जगह पर चाहे PQR रख दें, चाहे त्रिभुज PQR की जगह पर ABC रख दें। ठीक है, चलिए इधर हम आपको बता दें इस जगह से। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर हमने स्पष्टीकरण दे दिया है कि समीकरण 1 से है और बराबर में है AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर बराबर रहेगा BC बटे QR का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC बटे QR का स्क्वायर। ठीक है, ये चारों आपस में अभी भी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा, तो ये भाग से गुणे में आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि PQ बराबर AB। ऐसे ही इसको हम लिखेंगे 1 बराबर AC बटे PR, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा PR बराबर AC। ठीक है, उसके बाद 1 बराबर BC बटे QR का भी इधर गुणा हो जाएगा, तो QR बराबर BC। देखिए ये सभी भुजाएं आपस में संगत भुजाएं जो हैं वो क्या आई हैं, बराबर आई हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो लिखेंगे अतः यहाँ पर किस नियम का इस्तेमाल हुआ है, देखिए हमने कोण का इस्तेमाल किया नहीं है, हमने इन तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया है। तो लिखेंगे अतः S सर्वांग समता से, सर्वांग समता, यहाँ समरूपता नहीं लिखना है क्योंकि हम सर्वांग समता सिद्ध कर रहे हैं, सर्वांग सम। ठीक है, तो भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQR के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप थे। ठीक है, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप थे, इसलिए हमने क्या किया, दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर कर दिया है। ठीक है, और समीकरण 4 से हमने क्या किया, समीकरण 5 से हमने कहाँ से, समीकरण 5 से हमने क्या कर दिया है, इनके दोनों के क्षेत्रफल बराबर कर दिए हैं, तो क्षेत्रफल आपस में कट गए। ठीक है, और इन्हें हमने चारों को आपस में बराबर करके तीनों की भुजाएं बराबर दिखा दी। ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर दिखा दी, जिससे S सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम भी सिद्ध हो गए। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है 5वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। ठीक है, देखिए AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लगने वाली है जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। ठीक है,
ये कक्षा 9 से संबंधित प्रमेय है। प्रमेय क्या है, आइए प्रमेय को समझ लीजिए। जब एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक रेखा खंड खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधा होता है। कौन? रेखाखंड। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर ए बी सी के देखिए मध्य बिंदु दिए हुए हैं। अगर यहाँ से हम रेखाखंड खींचते हैं तो ये ए बी के क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर भी हो जाएगा, और जो ई एफ होगा वो ए बी का आधा भी होगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो चलिए इसी का हम इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। अब दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु कौन है? डी ई एफ है, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु डी ई एफ है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। और क्या दिया है कि इन्हीं बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे इन्हीं बिंदुओं से बना त्रिभुज कौन कौन है? डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो हम लिख लेंगे। ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में हमें इसी का इस्तेमाल करना है, और उपपत्ति में हमें लिखना ये होगा कि त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु, ठीक है। तो लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु डी ई एफ हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय का। तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि ई एफ समांतर हो जाएगा ए बी के, ठीक है, और ई एफ आधा होगा, मतलब बराबर होगा किसके? ए बी के आधे भाग के, ठीक है। और यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से हल कर सकते हैं। क्या हल करेंगे? यहाँ से हल करेंगे, ए बी गुणे से कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो लिख सकते हैं ई एफ बटे ए बी बराबर 1/2, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा। इसका चाहे तो हम समीकरण एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। अब जब ये दो, देखिए यहाँ पर जब ये दो रेखाएं, दो रेखाखंड मतलब समांतर हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। और जब समरूप हो जाता है तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल को अनुपातों वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन सा है? डी ई एफ, ठीक है।
क्या है, समरूप। क्यों समरूप है, क्योंकि ई एफ समांतर है इसके ए बी के। और भी दिया है, और क्या दिया है कि ई एफ जो है वो ए बी के आधे भाग के बराबर है। ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, जिस त्रिभुज को हमें निकालना है उनका नाम लिख लेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम ए बी सी के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं और डी ई एफ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ई एफ और ए बी ये दोनों क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो लिखेंगे ई एफ बटे ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, हम चाहें तो इन देखिए यहाँ पर और भी रेखाखंड बन रहे हैं। ये रेखाखंड इसके आधा होगा, ये रेखाखंड इस भुजा के आधा होगा, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत केवल इसकी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो मान कितना रखेंगे, ई एफ बटे ए बी का मान कितना है, 1/2। तो 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 1/4। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या हम करके लिख सकते हैं 1/4। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था और हमने बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व किया। बस आपको मध्य बिंदु प्रमेय पता होनी चाहिए। और मध्य बिंदु प्रमेय कहाँ से आई है, ये कक्षा 9 से है। कहाँ से, कक्षा 9 से आई हुई प्रमेय है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बच्चों ज़रूर प्रेस कर लें, इससे आपका ही लाभ होगा कि अगर जब कभी हम लाइव आएंगे, ठीक है, तो आपसे सीधी बात कर पाएंगे और आप लोग अच्छी तरह से आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी समय पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।